Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, आज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे आज की वीडियो में, जो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी है क्या, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब तक हमारे जो एडवांस मेडिकल साइंस है, ऐसे बांझ औरतों को या ऐसे बांझ दंपतियों को किस हद तक संतान को देने में सफलता प्राप्त कर ली है, और किस बांझ का कौन कौन सा प्रकार है, बांझपन, बंध्यता, इनफर्टिलिटी के कौन कौन से सिम्टम हैं, किस किस तरह के इनफर्टिलिटी का इशू बनता है, इन सब पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा। और आज के ही लेक्चर में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एक एक पॉइंट पर ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनफर्टिलिटी, नपुंसकता, बांझपन, बंध्यता क्या होती है। तो बेटा ध्यान रखना, पूरे एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ डालेंगे तो केवल यही मिलेगा, इनएबिलिटी टू कंसीव ए चाइल्ड। किसी भी दंपति के द्वारा संतान न हो पैदा करने की अक्षमता ही क्या है, इनफर्टिलिटी या बांझपन है। लेकिन इसमें यह चीज नहीं शो किया गया है कि किस समय तक, कितने समय की बाद संतान न उत्पन्न करने की क्षमता नपुंसकता या बांझपन कहलाएगा, इनफर्टिलिटी कहलाएगी। इसका आंसर जाकर के जो चैप्टर के लास्ट में समरी दिया गया है वहां पे इसका आंसर दिया है। यानी अब नीट के पैटर्न को देखते हुए आपको एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को देखना होगा, तो ही आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनफर्टिलिटी का क्या डिफिनेशन बन रहा है, इनएबिलिटी टू कंसीव ए चाइल्ड आफ्टर 12 मंथ और 24 मंथ ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। कोई भी दंपति 12 से 24 महीने यानी 1 साल से 2 साल तक स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी यदि वो संतान को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, यद्यपि वो 2 साल से रेगुलर क्वाइटस प्रैक्टिस में हैं और किसी भी प्रकार के कंट्रासेप्टिव्स का भी यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी प्रयास करने के बावजूद भी वो संतान को उत्पन्न करने में असक्षम हैं, तो माना जाएगा कि वो इनफर्टाइल हैं। वो इनफर्टिलिटी के क्या है, पेशेंट हो गए वो दोनों कपल। यहाँ टाइम फ्रेम दिया गया है कि किस समय से किस समय की अवधि में क्या कंडीशन हो तो क्या कंडीशन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, 12 से 24 महीने का ये जो ड्यूरेशन दिया है ये कपल के लिए दिया गया है। यदि कोई कपल है, कोई दंपति हैं, पति पत्नी हैं और उनमें यानी फ्रीली यानी 24 महीने तक वो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, फिर भी अगर वो संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं तो वो इनफर्टाइल हैं। या अगर कोई फीमेल है जिसका लेट मैरिज हो रहा है और मैरिज के बाद जो है वो लगभग 35 साल के बाद वो कपल के कंडीशन में आ रही है, या मैरिज नहीं किया है फिर भी वो संतान चाहती है, किसी पार्टनर के हेल्प से अगर वो संतान प्राप्त करना चाहती है, बट आफ्टर 35 ईयर्स, और 35 ईयर्स के बाद वो प्रयास करना शुरू करे संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन 6 महीने तक भी वो अगर संतान उत्पन्न न कर सके, तो ऐसी फीमेल भी क्या कहलाएगी, इनफर्टाइल कहलाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो इनफर्टिलिटी है 2 प्रकार की होती है। एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, प्राथमिक बांझपन और द्वितीयक बांझपन। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है कि व्हेन ए कपल हु हैज नेवर बीन एबल टू कंसीव, ऐसे कपल में वह फीमेल जो कभी भी सगर्भता की अवस्था में आई ही नहीं, कभी भी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, ऐसे फीमेल वाले कपल क्या कहलाएंगे,
वो अनफर्टाइल यानी प्राइमरी टाइप की वो इनफर्टाइल हुए। और ऐसे कपल जिनमें पहले प्रेगनेंसी तो मेंटेन हो रही थी, लेकिन अब जो है प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो क्या कहा जाएगा, उनको सेकेंडरी टाइप का इनफर्टाइल कहा जाएगा। अब अगली बात आई कि ये जो इनफर्टिलिटी है ये क्यों होता है, किस कारण से ये इनफर्टिलिटी मेल या फीमेल में आती है, या मेल या फीमेल या कपल के जो मेल या फीमेल हैं वो इनफर्टाइल क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं। फीमेल अगर इनफर्टाइल है तो उसके पीछे फीमेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, अगर मेल जो है इनफर्टाइल है तो उसके पीछे मेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और इस पर थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान देना आवश्यक होगा। तो जो फीमेल के फैक्टर हैं वो ओव्यूलेशन के इशू को लेकर के हैं, ओव्यूलेशन हो न रहा हो, ओव्यूलेशन में कोई बाउंडेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई हेल्थ से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित या स्ट्रक्चर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो ओव्यूलेशन न होने के कारण। और पिकॉस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक डिजीज है, अगर फीमेल इससे ग्रसित है तो भी इनफर्टाइल का इशू आएगा। थायराइड का इशू है, अगर उसमें थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो भी उसमें इनफर्टिलिटी का इशू आता है। फैलोपियन ट्यूब या डैमेज है या ब्लॉकेज है उसमें, तो भी इनफर्टिलिटी का इशू आएगा फीमेल में। पीआईडी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज का यदि इशू फीमेल में है तो भी इनफर्टिलिटी का इशू आएगा। उसमें एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस, अभी इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूं एंडोमेट्रियोसिस के बाद इसके पहले लेक्चर में, इसलिए उसको रिपीट करने की लिए आवश्यकता नहीं है। अगर फीमेल एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रही है या फाइब्रॉइड से सफ़र कर रही है या 35 के एज के ऊपर चल रही है, तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल को इनफर्टाइल बनाने में। ठीक है, इसके साथ साथ मेल में मेल फैक्टर जो है मेल को इनफर्टाइल बनाते हैं। तो मेल के कौन कौन फैक्टर हैं, स्पर्म से रिलेटेड फैक्टर क्या हो सकते हैं, ओलिगोस्पर्मिया का इशू हो सकता है। ओलिगोस्पर्मिया माने लो स्पर्म काउंट, जितना स्पर्म 15 मिलियन से 200 मिलियन तक स्पर्म बनने चाहिए पर ml में, वो नहीं बन रहे हैं, उससे कम है, तो वह क्या हो जाएगा, ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट होगा। और एस्थेनोस्पर्मिया यानी पुअर स्पर्म मोबिलिटी, यानी स्पर्म में जो मोबिलिटी है वो जो है क्या है, पुअर है, वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, वो एबनॉर्मल है। तो क्या होगा, ये सारे कंडीशन स्पर्म से रिलेटेड हैं और ये मेल को इनफर्टाइल बनाते हैं। इसके साथ साथ इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स है, इजैकुलेशन यानी क्वार्टस के दौरान जो मेल अपने स्पर्म को इजैकुलेट करता है, स्प्रे करता है, उसमें अगर वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कर रहा है, यानी इजैकुलेशन में जो स्पर्म्स हैं वो जो है वो मेच्योर नहीं है, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, तो इसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा, ये इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन ये होता है कि स्पर्म वास डिफरेंस से प्रोस्टेट ग्लैंड तक आया, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड तक आने के बाद अब जहां से वो यूरेथ्रा से अटैच हो रहा है, तो यूरेथ्रा में न आकर के वो रिवर्स कर जाए यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के क्या हो, मूव कर जाए। तो इस प्रकार के इजैकुलेशन को क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है क्या होता है, मेल अपना स्पर्म जो है इजैकुलेट नहीं कर पाता, तो इस डिस्चार्ज नहीं कर पाता, डिस्चार्ज तो करता है लेकिन उसके बॉडी में न जा करके स्वयं इसके ही यूरिनरी ब्लैडर में रिटर्न कर जाता है। ये कंडीशन रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का होता है। ऐसी कंडीशन में भी मेल में इनफर्टिलिटी का इशू आता है। और अगली कंडीशन है हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म वो कंडीशन होती है जिस पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया हो। तो यदि टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया है तो ऐसे मेल हाइपोगोनाडिज्म के पेशेंट कहलाते हैं और ये भी इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अदर्स फैक्टर में क्या है, ओवर एज, ध्यान रखिएगा 45 के बाद मेल और फीमेल दोनों भी क्या होते हैं, उनके स्पर्म की क्वालिटी या कंसंट्रेशन या परसेंटेज क्या होता है, डाउन होने लगता है, जो इनफर्टिलिटी का इशू बनता है।
साथ ही साथ कुछ सर्टेन मेडिकेशंस हैं। यदि व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के हार्मोनल मेडिसिन ले रहा है जो इस टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन कर रहा है, या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन लेवल को डाउन कर रहा है, या हार्मोनल इम्बैलेंसी को जनरेट कर रहा है, ये सारे फैक्टर क्या हो सकते हैं, ये क्या काम करेंगे, ये भी इनफर्टिलिटी के इशू बनते हैं। एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स एंड हीट, पुरुष जो है जहरीले पदार्थों के संपर्क में ज़्यादा रह रहा है, या ज़्यादा हीट के कंडीशन में रह रहा है, जैसे गर्म भट्टियों में काम करने वाले पेशेंट या गर्म जलवायु में ज़्यादा हीटिंग कंडीशन में रहने वाले लोग क्या होते हैं, अक्सर इनफर्टिलिटी का इशू बनता है। क्यों? क्योंकि ओवर टेम्परेचर में क्या होगा, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा ही नहीं, तो ओवर हीट में रहने की वजह से क्या होता है, वो भी इनफर्टिलिटी का इशू बनता है। और लाइफ स्टाइल, ह्यूमन की लाइफ स्टाइल, ध्यान रखिएगा, ये लाइफ स्टाइल जो है मेल फीमेल दोनों के लिए आप कह सकते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, एल्कोहल या ड्रग्स का एक्सेसिव यूज करना, ये सब क्या होते हैं, ये लाइफ स्टाइल, ऐसी लाइफ स्टाइल वाले लोग क्या करते हैं, ओबेसिटी, अत्यधिक मोटापापन का बढ़ जाना, ये सब क्या है, ये सब जो है इनफर्टिलिटी के इशू बनते हैं। और कुछ अदर कॉमन इश्यूज हैं, फैक्टर हैं जो व्यक्ति को इनफर्टाइल बनाते हैं, मेल फीमेल दोनों को। इसमें क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि ओवर एक्सपोजर टू केमिकल्स, हैवी मेटल्स एंड रेडिएशंस। दंपत में से कोई भी महिला या पुरुष यदि किसी ऐसे रासायनिक संपर्क में, हैवी मेटल्स के संपर्क में या रेडिएशन के संपर्क में हैं, तो ये भी क्या करते हैं, यह इनफर्टिलिटी को रेज करते हैं, ये इनफर्टिलिटी के कारण बनते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में अगर कोई ऑटो इम्यून सिस्टम के द्वारा अगर स्पर्म या ओव्यूलेशन सप्रेस हो गया है, तो ये भी क्या बनता है, इनफर्टिलिटी का इशू बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे इनफर्टिलिटी के इशू हुए, और सारे इस इशू की वजह से कोई भी कपल क्या होता है, इनफर्टाइल हो सकता है। अब जब तक हमारे पास मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑपरेटर्स नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, जानकारी नहीं थी, तब तक ऐसे लोग जीवन पर्यंत निसंतान मर जाते थे और उनको संतान का सुख नहीं प्राप्त होता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी डेवलप करने की वजह से ऐसे दंपतियों को भी संतान देने की दिशा में मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेसिव ग्रोथ किया है। और उसमें सबसे पहला चीज आता है कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो वो है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एआरटी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ एआरटी, माने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एआरटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें मेल या फीमेल की जैसी कंडीशन है, स्पर्म और ओवम को प्रयोगशाला में सुटेबल न्यूट्रिएंट्स और क्लाइमेक्स के अंतर रहते हुए क्या करते हैं, दोनों को एक साथ मिला के छोड़ देते हैं, और हार्मोनल या एंजाइम की आवश्यकता होगी उसे भी दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। यानी इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी बॉडी के बाहर प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म या और ओवम का, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, फिर उस ओवम को डेवलप करते हैं। ओवम तो जाइगोट जब 32 सेल्ड के स्टेज में हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसको उसी माँ में, अगर उसका अट्रस जो है क्या है, हेल्दी है, तो उसी माँ के अट्रस में या किसी उधार पे ली गई माँ के अट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको सरोगेट मदर कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से करने के बाद फिर क्या होता है, जनरल जेस्टेशन पीरियड वो क्या करती है, कंप्लीट करती है, और जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करती है, वो जो है नॉर्मल बर्थ को बच्चे को जन्म देती है। तो इस प्रकार की तकनीक के द्वारा क्या होता है कि हम उन निसंतान दंपतियों को भी संतान देने में सक्षम हो पाए हैं अब इस तकनीकी द्वारा। अब प्रश्न है कि इस तकनीक में हम किन किन स्टेप्स को अडॉप्ट करते हैं, तो किस अवस्था में हम किस स्टेप को अडॉप्ट करेंगे, यह डिपेंड करता है कपल के हेल्थ पर, कि कपल का हेल्थ कैसा है, कपल किस प्रकार से, उनकी शारीरिक कंडीशन कैसी है,
कंडीशन के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि हम उस कपल को, मेल या फीमेल को, किस प्रकार के तकनीक का प्रयोग करेंगे। जो टेक्निक यूज करते हैं वो उसकी जो है ब्रीफ नाम यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो है IUT, बेटा ध्यान रखना। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए हम इधर वाले पॉइंट्स को अगर क्या करें, डिलीट कर दें, तो क्या हो जाएगा, हम आपको उस चीज़ को यहाँ समझा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इधर का लेफ्ट साइड का मिटा दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब उसे समझाने के लिए इसे हम मिटा रहे हैं, क्योंकि उस उधर IVF के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसे हम आपको इजीली समझा सकें। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, ये मिट गया। ठीक ना, अब ध्यान रखिएगा, जैसा पहला है IUT। IUT क्या है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रायूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर किसी चीज को ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो गैमेट को ट्रांसफर कर सकते हैं, स्पर्म को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फर्टिलाइज्ड जाइगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो भी किसी चीज का ट्रांसफर किया जाता है, यूट्राइन में अगर किसी चीज को ट्रांसफर किया जाता है तो उसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कहा जाता है। और प्रायः IUT वर्ड वहां यूज होता है जहां पर जाइगोट को ब्लास्टुला स्टेज यानी 32 सेल्ड के स्टेज में, जब क्या होता है 32 सेल की अवस्था में होती है, कोशिका की अवस्था में जब एम्ब्रियो पहुंच जाता है यानी ब्लास्टुला कंडीशन पहुंचता है, तब उसको क्या करते हैं, सीधे मदर के अट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको IUT कहते हैं। अच्छा, अब आप समझ सकते हैं कि IUT कब किया जाता होगा। अरे भाई सीधी सी बात, अगर उसका फैलोपियन ट्यूब डिस्टर्ब होगा, ब्लॉकेज होगा, डैमेज होगा, केवल अट्रस अगर हेल्दी है तो क्या करेंगे, उस ओव्यूलेशन के बाद उसके ओवम को निकालेंगे, इन विट्रो उसको मेच्योर करेंगे, मेच्योर करने के बाद उसको क्या करेंगे, इन विट्रो माने होता है स्वपात्र माने प्रयोगशाला में क्या करेंगे, उसको मेच्योर करके 32 सेल स्टेज तक पहुंचाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, उसको मदर के अट्रस में इंजेक्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब इसके बाद उसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी मेंटेन है, इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा, और पार्चुरेशन के बाद उसको संतान उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि दूसरा स्टेप का बनाते हैं जिफ्ट, जिसको बोलते हैं जिफ्ट माने तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये कब होता है, ये तब होता है यदि ओव्यूलेशन के बाद फिम्ब्री इन्फेंडिबुलम और एम्पुला में जो ओवम है वो मूव नहीं कर पा रहा है, या स्पर्म स्थमस से होते हुए एम्पुलरी जंक्शन पे नहीं आ पा रहा है, यानी यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में कोई डैमेज है, तो क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि ऐसे हस्बैंड के स्पर्म को लेकर के और मदर के ओवरी से या ओव्यूलेटेड ओवम को लेकर के इन विट्रो उसका फर्टिलाइजेशन कराएंगे, IVF कराएंगे। IVF कराने के बाद क्या काम करेंगे, फिर उसको ले जाकर के एम्पुला स्थमस के जंक्शन पर फैलोपियन ट्यूब में ही इंजेक्ट कर देंगे, किसको, जाइगोट को। फिर जाइगोट क्या होगा, अपने ढंग से मूव करके अट्रस में आकर के इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट होने के बाद फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, और इसके बाद जो है गेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद वो बच्चे पैदा करेगी। ठीक है, तो जाइगोट के ऐसी कंडीशन में, इन केस जाइगोट का इशू नहीं, बल्कि महिला में अगर उस फीमेल में दूसरी कंडीशन क्या है, फीमेल में क्या होगा कि फीमेल में क्या हो रहा है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में यानी ओव्यूलेशन का इशू है, ओव्यूलेशन का इशू है, तो क्या काम करेंगे, जब फीमेल अनएबल टू प्रोड्यूस ओवम, जब फीमेल ओवम को ही प्रोड्यूस करने में असफल है, यानी ओवरी का इशू है, ओवरी में ओवम oogenesis नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो इनफर्टाइल हो गई है, तो क्या काम करेंगे, किसी हेल्दी वोमेन के ओवम को लेकर के क्या काम करेंगे, उसको मेच्योर कराएंगे, या ओवरी में ओवम तो बन रहा है लेकिन फैलोपियन ट्यूब में मूव नहीं कर पा रहा है, तो जहाँ तक फैलोपियन ट्यूब डैमेज है उसके आगे जहाँ तक हेल्दी है वहाँ पे क्या काम करेंगे, वो जो गैमिट होता है यानी ओवम जो होता है, उस ओवम को क्या काम करेंगे, उस ओवम को हम फैलोपियन ट्यूब में उस स्थान पर
इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने के बाद वो सारे प्रोसेस कंप्लीट करेगा और आगे जा कर के प्रेगनेंसी मेंटेन होगी और बच्चा पैदा होगा, सब कुछ नॉर्मल रहा। तो अगर इन केस गैमेट में क्या है, यहाँ पर क्या है कि यदि ये तो फीमेल गैमेट के लिए हो गया और मेल गैमेट के लिए कंडीशन क्या है, इन केस मेल में अगर कोई इशू है, मेल प्रॉपरली अपने गैमेट को क्या कर रहा है, मेल प्रॉपरली अपने गैमेट को, हेलो, डियर स्टूडेंट्स, यदि मेल प्रॉपरली अपने गैमेट को फीमेल के ऑट्रस में डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, कोई इशू आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या काम करेंगे कि मेल के गैमेट को क्या करेंगे, मेल के गैमेट को हम सीधे क्या काम करेंगे, वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, इस्थमस में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र करने में फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो है इसको क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद फिर क्या होगा कि उसमें प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। वो जाइगोट जो है क्या आएगा अट्रस में इम्प्लांटेशन होगा और प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। ये कंडीशन कब आएगी, ये स्पर्म प्रायः उस समय ये स्टेप लिया जाता है जब हस्बैंड के स्पर्म की मोटिलिटी डाउन है। बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है। यूट्रस के माउथ पर डिस्चार्जिंग के बाद स्पर्म क्या कर रहा है, ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, मूव भी नहीं कर पा रहा है फैलोपियन ट्यूब तक। तो ऐसी कंडीशन में स्पर्म को सीधे क्या काम करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में मेल गैमेट को ट्रांसफर करेंगे। अगर फीमेल गैमेट से इशू है तो फीमेल गैमेट को जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रकार से यदि इस प्रोसेस को गिफ्ट कहा जाता है, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गिफ्ट किया जाता है। ICSI इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन कब किया जाता है, कंडीशन देखिए, फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या आता है कि जो ओवम होता है, ओवम में स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू एंट्री दिला दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं, उपचार से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कैसी होने पर ऐसा उपचार दिया जाता है। ये तब होता होगा, ऐसा ट्रीटमेंट तब दिया जाता है इन केस मेल के स्पर्म में पेनिट्रेशन का इशू है, यानी उसमें जो एक्रोसोम है या मॉर्फोलॉजिकल वो डिसऑर्डर है और स्पर्म क्या कर रहा है, वो ओवम को पेनिट्रेट करके अपने न्यूक्लियस को फीमेल के ओवम में ड्रॉप नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्या करते हैं कि फीमेल के ओवम को ले लेते हैं बाहर और मेल के स्पर्म को ले लेते हैं। मेल के स्पर्म को लेकर के सीधे इन विट्रो प्रयोगशाला में ही इंजेक्शन की सहायता से, माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से इस हस्बैंड के स्पर्म को उस फीमेल के ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी, जाइगोट फॉर्म होगा। फिर जाइगोट क्या होगा, जाइगोट के क्या करेंगे, फिर जिफ्ट कर देंगे। उस जाइगोट का जिफ्ट कर देंगे किस कंडीशन में, ब्लास्टुला स्टेज में, या ब्लास्टुला स्टेज में उसको क्या करेंगे, नहीं जिफ्ट करेंगे जो है वो मॉर्बुला स्टेज में, एग सेल्ड की स्टेज में, ठीक है, एम्पुलाइस्तमस के जंक्शन पर। और इसके बाद वो जो है उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये ICSI है। AI कंडीशन क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कंडीशन कब आती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंडीशन बेटा तब आती है जब कोई हस्बैंड कपल का जो मेल है, मेल कपल क्या करता है, वो ओलिगोस्पर्मिया से क्या है, पीड़ित है या सफ़र कर रहा है, उसमें स्पर्म काउंटडाउन बहुत कम है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कराने में, फर्टिलाइजेशन कराने में सक्षम नहीं है। तो क्या काम करते हैं, ऐसी कंडीशन में उस कपल फीमेल का ओवम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल करके जो डोनर्स होते हैं, ये सारे काम परमिशन के, कपल के परमिशन से ही होते हैं IVF में। तो उस मेल के परमिशन से क्या करते हैं, फीमेल का ओवम ले लेंगे। इसके बाद डोनर्स अपने डिफरेंट टाइप के स्पर्म देते हैं, डोनेट करते हैं। तो उनसे कहा जाता है किस प्रकार के स्पर्म आप चाहते हैं, साइंटिस्ट का चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं, इंजीनियर का चाहते हैं, वो उनके सब चीज़ें हिडन होती हैं, केवल कपल को जानकारी होती है। तो क्या काम करेंगे, जिसका चाहेंगे उसका स्पर्म लेकर के
क्या काम करते हैं, उसके ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे। ओवम को इन आईवीएफ करा देंगे, इन विट्रो फर्टिलाइज करा देंगे। इन फर्टिलाइज करने को उसका जिफ्ट कर देंगे। जिफ्ट करने के बाद फिर क्या होगा, उस फीमेल में जो है प्रेगनेंसी मेंटेन होगी और बच्चे पैदा होंगे। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। और आईयूआई, कभी कभी क्या होता है, आईयूआई कभी कभी ओलिगोस्पर्मिया की इशू हो, मोर्टेलिटी का इशू हो, तो क्या करते हैं, अगर हस्बैंड में स्पर्म बन रहे हैं केवल मोर्टेलिटी और या ओलिगोस्पर्मिया का इशू है, तो क्या काम करेंगे, उसके स्पर्म को इंजेक्शन की सहायता से फीमेल के अट्रस में इंजेक्ट करते हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी इंजेक्शन की सहायता से इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर देते हैं। इंसेमिनेशन करने के बाद क्या होगा, उसमें जनरल प्रोसेस सारी क्रियाएं होगी और प्रेगनेंसी मेंटेन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए मेल में स्पर्म बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी एआई का भी स्पर्म लेकर के उसको भी आईयूआई कर सकते हैं। और इसके द्वारा क्या होगा, अंडरस्टूड होगा कि उस बच्चे का बाप वो नहीं होगा जो हस्बैंड है, बाप तो कोई और होगा लेकिन माँ वही होगी। तो आईयूआई के द्वारा क्या करते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात आई टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी की कंडीशन कब होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी बेटा उस समय यह विकल्प आता है जब हर रास्ते बंद हो जाते हैं। कौन कौन से, यदि जो मदर है, मदर का यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब डिसऑर्डर्ड है, माने उसमें कहीं कहीं डैमेज है जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, ऐसी कंडीशन में पति हो और दूसरी कंडीशन पत्नी हो और पति की क्या कंडीशन हो, ओलिगोस्पर्मिया या एस्पर्मिया से पीड़ित हो, यानी स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं या बन रहे हैं तो बहुत कम बन रहे हैं। ये दोनों दशाओं में अगर कपल पीड़ित हैं तो ऐसी दशा में हम आईवीएफ के द्वारा ये जो बायोटेक्नोलॉजी है वो उनको क्या कर सकती है, उनको संतान दे सकती है। और ऐसी संतान क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। ठीक है, अगर इसमें से मिस्टर सही है, मिसेस सही नहीं है, तो क्या हो सकता है, हमको एआई नहीं लेना पड़ेगा। यदि पति सही है तो हमको एआई का सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा। डायरेक्ट विदाउट एआई हमें क्या करना होगा, इसके लिए मदर की जगह कोई भाड़े की माँ लेना पड़ेगा। भाड़े का गर्भ उधार लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं सरोगेट मदर्स। सरोगेट मदर्स वो ऐसी माताएं हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए ऐसे आईवीएफ सेंटर से अटैच होती हैं और सारी चीज़ें सीक्रेट होती हैं। वो किसी के भी बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार होती हैं, उसके लिए उनको कुछ पारितोषिक चाहिए। तो ये अपना रेट फिक्स करती हैं, हेल्दी होती हैं, डॉक्टर के केयर चेकिंग में होती हैं। ऐसी माताओं को डॉक्टर बुलाते हैं और क्या करते हैं कि मिस्टर और मिसेस कि ओवम को लेकर के आईवीएफ करते हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं और उस फर्टिलाइज जाइगोट को जिफ्ट किस में करेंगे, सरोगेट मदर में करेंगे। सरोगेट मदर में करेंगे, वो क्या काम करेगी, वो उनकी बच्चे को बराबर 9 महीने तक जेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट करेगी और बाद में आकर के डिलीवरी हो जाएगी, हॉस्पिटल में डिलीवरी करके फिर बच्चा उनको दे करके वो चली जाएगी अपना किराया भाड़ा लेकर के। तो इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी की ये कंडीशन बनते हैं। लेकिन जनरली इसमें होता क्या है, अभी ब्रीफ में आप जान लीजिए, इसके बाद इसको हम फुल में आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताएंगे। आईवीएफ सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम को इन विट्रो प्रयोगशाला में लेकर के उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, सुटेबल क्लाइमेक्स और न्यूट्रिशन के अंतर्गत रहते हुए। फिर इसके बाद उस जाइगोट का जिफ्ट किया जाता है, चाहे अगर उस माँ का यूट्रस सही है तो उसी माँ में क्या किया जाएगा, इस जाइगोट को ट्रांसफर किया जा सकता है, या सरोगेट मदर में क्या करते हैं, इस जाइगोट को जिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद जब वो बच्चे प्रसव के द्वारा बच्चा उत्पन्न करती है, जो भी बच्चा या बच्ची हो वो क्या करती है, वो सरोगेट, वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। बाकी टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये न समझिए कि किसी टेस्ट ट्यूब में बच्चे को जो है पैदा किया जाता है, नहीं। अब आजकल कुछ ऐसे ऐसे रोबोट्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, जो सारे कंडीशन प्रयोगशाला का उसके वुम्ब में ही देते हैं और उसी के अंदर बेबी जो जिफ्ट जो उसी के यूट्रस में जो है जिफ्ट कर दिया जाता है और वो सारे कंडीशन लेकर के वही बच्चा पैदा करती है। सरोगेट मदर का स्थान अब रोबोट लेने जा रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ।
तो इस प्रकार से अब आप जान लीजिए जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी अस्तित्व में आया वो 1959 में डॉक्टर पेट्रोसी के द्वारा प्रयास किया गया था। ये क्या क्या था, एक असफल प्रयास था, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, जिसमें वो क्या किए थे, लेकिन इससे जो जाइगोट बना था वो एम्ब्रियो 29 दिन के बाद जो है मर गया था, प्रयास असफल था। इसके बाद 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड के ओल्डम सिटी में क्या था, डॉक्टर पेट्रूसी स्टेप्टी और रॉबर्ट एडवर्ड के प्रयास से मिसेस लेशली का ओवम लिया गया और गिलबर्ट ब्राउन का स्पर्म लिया गया। दोनों को इन विट्रो फर्टिलाइज किया गया। इन विट्रो फर्टिलाइज करने के बाद चाहे लेशली में इम्प्लांट किया गया या किसी सर्वेट मदर इम्प्लांट किया गया, जो पहला बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। पहली सक्सेसफुल टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन थी, जो इनके प्रयास से, इनके सहयोग से इस सन में इंग्लैंड में उत्पन्न किया गया था। ठीक है, इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने क्या काम किया, भारत में जो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी अस्तित्व में आया वो 3 अक्टूबर 1978 को, इसमें कलकत्ता, और कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में ये टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया। और कलकत्ता के डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के प्रयास से जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न किया गया कलकत्ता शहर में, उस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, जिसे दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से कनुप्रिया अग्रवाल ये पहली इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी थी। और लुइस जॉय ब्राउन पहली विश्व की पहला जो है टेस्ट ट्यूब बेबी थी। ठीक है, अब जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जो प्रोसेस है मैंने समझा दिया है ग्राफिकली। हम आपको जो है इसके आगे वाले शार्ट नोट में हो सकेगा आपको बता देंगे। और इसके बाद एमनियोसेंटेसिस के बारे में भी चर्चा करना है। हाँ, अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, और इसके साथ ही साथ ये चैप्टर जो है ओके हो जाएगा। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, इसका भी आप मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।